हेलो एवरीवन। श्री नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आरआरबी, जेएमसीएच और नोटसेट के लिए, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन बीइंग ए रोप टेक टू बी ए स्नेक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। पेशेंट है जो एक रस्सी है, रस्सी को स्नेक समझ रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है डेलेरियम, दूसरा ऑप्शन है डी रियलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है एल्यूजन, चौथा ऑप्शन है हेल्यूजिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल्यूजन। एल्यूजन में क्या होता है कि जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है, रियल एक्सटर्नल स्टिमुली प्रेजेंट होती है, पर उसको मिस इंटरप्ट करता है। वो परसेप्शन है जो मतलब गलत परसेप्ट कर रहा है पेशेंट को। जैसे इसमें रस्सी है, रस्सी को स्नेक समझ रहा है। और एल्यूजिनेशन में क्या होता है? एल्यूजिनेशन में रियल एक्सटर्नल स्टिमुली होती नहीं है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ। एल्यूजिनेशन में क्या होता है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ उसको सुगंध आ रही हो, या फिर ऑडिटरी एल्यूजिनेशन में उसको होता है कुछ उसको सुनाई देता है। और टेक्टाइल स्टिमुलेशन में उसको ऐसे स्किन पे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब उसको कुछ चुभ रहा है, या फिर कुछ कोई कीड़ा रेंग रहा है। तो एल्यूजिनेशन बहुत सारे टाइप का होता है, विजुअल, ऑडिटरी एल्यूजिनेशन, टेक्टाइल एल्यूजिनेशन। और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका एल्यूजन है। और दूसरा ऑप्शन है डी रियलाइजेशन। डी रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डी रियलाइजेशन का मतलब होता है कि वो रियलिटी में नहीं जीता है, वो सपना सपने देखता है। वो जैसे ये रस्सी को स्नेक समझ रहा है, और उसमें क्या है, रस्सी को रस्सी समझता है, पर वो ऐसे लग रहा है कि ये रस्सी है। और अपने वास्तविक दुनिया में नहीं रहता, वो सपने देखता है। और डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम में होता है कि वो पेशेंट है जो, डिलीरियम में पेशेंट रैपिड ऑनसेट होता है, फ्लक्चुएटिंग मेंटल स्टेट और कंफ्यूजिंग डिसओरिएंटेशन रहता है पेशेंट। मतलब उसको पता नहीं चलता, कंफ्यूजन रहता है हर चीज में, डिसओरिएंटेशन रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, थेरापेटिक ब्लड लेवल ऑफ लिथियम। पहला ऑप्शन है 13 टू 20 mg पर लीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 टू 4 mg पर लीटर, ऑप्शन सी है 0.8 टू 1 mg पर लीटर, ऑप्शन डी है 30 टू 150 mg पर लीटर। तो थेरापेटिक ब्लड लेवल लिथियम का है 0.8 टू 1.2 mg पर लीटर। उसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 0.8 टू 1.2 mg पर लीटर। तो इसमें 0.8 से 1.2 होती है, इसके बाद में 1.2 से 1.5 होता है, उसको बोलते हैं। 1.5 से अबव होता है, उसको बोलते हैं माइल्ड टॉक्सिसिटी। 1.5 से अबव। और 2 से अबव होती है, उसको बोलते हैं मॉडरेट। 2.5 से जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सीवियर, सीवियर टॉक्सिसिटी। 2.5 से ऊपर तो उसका थेरापेटिक नॉर्मल लेवल कितना होता है? 0.2 टू 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। कौन सा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम नहीं है? अकाथेसिया, डिस्टोनिया, पार्किंसंस और एनेडोनिया। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं अपन, जैसे सिजोफ्रेनिया पेशेंट को, कोई मेंटल डिसऑर्डर है उस पेशेंट को अपन देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ईपीएस बोलते हैं उसको। तो उसमें अकाथेसिया भी होता है, उसमें डिस्टोनिया भी होता है, उसमें पार्किंसंस डिजीज भी होता है। और क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनेडोनिया। एनेडोनिया सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम है, 4A देखने को मिलता है एनेडोनिया। और एवोइलेशन, एवोइलेशन के बाद में इसमें देखने को मिलता है लोगिया और इफेक्टिव डिस्टर्बेंस। कौन कौन सा होता है? एक होता है एनोडोनिया, दूसरा होता है एलोगिया, तीसरा होता है एवोइलेशन, और चौथा होता है इफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ये 4A सिम्टम पाए जाते हैं सिजोफ्रेनिया के अंदर, नेगेटिव सिम्टम है ये सिजोफ्रेनिया के। तो ये इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का नहीं है ये एनेडोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनेडोनिया ही होगा, एक्सेप्ट पूछा हुआ है। अकाथेसिया क्या होता है? अकाथेसिया होता है कि पेशेंट जो होता है रेस्टलेसनेस होता है, एक जगह बैठ नहीं पाता वो, उस कंडीशन को बोलते हैं अकाथेसिया। और दूसरा ऑप्शन है डिस्टोनिया, मसल्स डिस्टोनिया बोलते हैं इसमें। इसमें क्या है कि मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, या फिर कौन इनवॉल्यूंटरी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है, अब नॉर्मल पोस्चर बना लेता है पेशेंट, उसको बोलते हैं एक्यूट मसल्स डिस्टोनिया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का एक्यूट सिम्टम कौन सा होता है? तो एक्यूट होता है एक्यूट मसल्स डिस्टोनिया। और एक होता है डिस्काइनेशिया, ट्रेड्यूलेट डिस्काइनेशिया। ट्रेड्यूलेट डिस्काइनेशिया होता है वो सबसे लास्ट में आता है और सबसे सीवियर होता है वो, उसको बोलते हैं लेट ट्रेड्यू डिस्काइनेशिया। तो इसमें
अकाथेशिया हो गया रेस्टलेसनेस, डिस्टोनिया हो गया जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आता है, और पार्किंसनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के लिए अपन जो मेडिकेशन देते हैं एंटीसाइकोटिक, तो वो क्या करती है कि डोपामिन का लेवल कम कर देती है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है। तो इसका एक्सेप्ट में क्या होगा, राइट आंसर इसमें होगा एनेडोनिया। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ए यंग लेडी प्रेजेंट विथ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्सेसिव ईटिंग फॉलोड बाय फर्गिंग यूज ऑफ लेक्सेटिव, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ऑप्शन ए है बीइंग ईटिंग, ऑप्शन बी है बुलिमिया नर्वोसा, ऑप्शन सी है सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, यंग लेडी है, जो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा खा रही है, और खाने के बाद में उसमें क्या कर रही है, पर्गिंग कर रही है वापस, मतलब वोमिटिंग करने का कोशिश कर रही है, और उसके बाद में लेग्जेटिव ले रही है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा। और बीइंग ईटिंग क्या होता है, बीइंग ईटिंग में बहुत सारा खाना खाता है पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सारा खाना खाना चाहिए, वो बहुत सारा खाना खाता है। और सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एल्यूजन और एल्यूजन बहुत सारी सिम्टम होते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। और एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में मोस्ट कॉमन यंग फीमेल में देखने को मिलता है, जैसे 16-17 साल की गर्ल्स हो गई या फिर 25 साल तक, उसमें देखने को मिलता है। तो वो क्या करती है, खाना नहीं खाती है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे खाना खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होती है, उसमें मोस्ट कॉमन एमनोरिया भी देखने को मिलता है, बहुत सारे साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यदि पेशेंट खाना खा रहा है और खाना खाने के बाद में वो मोटापे के डर से या फिर लेक्सेटिव यूज कर रहा है या फिर वोमिटिंग कर रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन देने से पेशेंट में कौन सी एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल पैसिव इम्यूनिटी, चौथा ऑप्शन है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो अपन वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं मतलब आर्टिफिशियल ही है, वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल बनाते हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपन वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब उसके अंदर अपन एंटीजन डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। तो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है और एक्टिव है, बॉडी के अंदर एक्टिव एक्टिव करेगा और इम्यूनिटी बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में कौन सा आएगा, नेचुरल, नाम नाम के साथ में पता चल रहा है कि नेचुरल है। नेचुरल में क्या देखने को मिलेगा, जैसे पेशेंट को मिजल्स हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया किसी प्रकार का, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल है, और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी एक्टिव कर रहा है और इम्यूनिटी है। तो इसमें क्या अपना ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, या फिर इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसमें होगा इन्फेक्शन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मिजल्स हो गया वो हो गया। और इसमें थर्ड ऑप्शन है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल है और पैसिव है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं बनेगी, बाहर से आएगी और इम्यूनिटी है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में फॉर एग्जांपल अपन मानते हैं मदर से आईजीजी आता है प्लेसेंटा के थ्रू, और आईजीए आता है ब्रेस्ट मिल्क से, तो उसको क्यों बोलते हैं अपन, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और चौथा ऑप्शन है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल मतलब बाहर से बनाया हुआ मिलता है, और वो क्या पैसिव है, बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं होता है, पैसिव है। तो इसका एग्जांपल है आईजीजी, या फिर कोई भी एंटीबॉडी बाहर से बना के देते हैं, एंटी सीरा देते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, वैक्सीनेशन का राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बाकी सब भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने का, पार्किंसन डिजीज इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डिप्लीकेशन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर? ये पार्किंसन डिजीज है, इसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डिप्लीशन हो जाता है, मतलब कमी आ जाती है? पहला ऑप्शन है सीरोटोनिन, दूसरा ऑप्शन है डोपामिन, तीसरा ऑप्शन है एसिटाइकोलिन, चौथा ऑप्शन है गाबा। तो डोपामिन है इसका राइट आंसर है। पार्किंसंस में डोपा, पी से पार्किंसंस, और डोपामिन के अंदर भी पी आता है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो, डोपामिन की कमी के कारण पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। और इसके अंदर बहुत सारे साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, अर्ली साइन सिम्टम देखते हैं, इसके अंदर ट्रेमर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डोपामिन। और एसिटाइकोलिन भी देखते हैं, एसिटाइकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, पार्किंसंस में एसिटाइकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, और एसिटाइकोलिन का लेवल कम हो जाता है, उसको बोलते हैं एल्जाइमर डिजीज। और गाबा क्या करता है, गाबा अपन माइंड में स्लीपिंग या फिर मूड स्टेबलाइजिंग का काम करता है, गाबा भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका
डोपामीन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। ए न्यूबॉर्न हैज बीन डिलीवर्ड विथ ए मेनिंजोमाइलोसिल, द नर्सरी नर्स शुड पोजीशन द न्यूबॉर्न। एक मेनिंजोमाइलोसिल का बच्चा है, उसके अंदर कौन सी पोजीशन देंगे अपन मेनिंजोमाइलोसिल वाले बच्चे को? मेनिंजोमाइलोसिल क्या है? मेनिंजोमाइलोसिल बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा या इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका और एक स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। सिस्टिका में दो प्रकार का होता है, मेनिंजोमाइलोसिल और माइलोसिल। मेनिंजोमाइलोसिल में क्या होता है कि नर्व रूट होता है वो भी उसके साथ में बाहर आ जाता है, और मेनिंजोसेल में क्या होता है, नर्व रूट नहीं आता, सिर्फ उसका सेक है वो बाहर आ जाता है, सिर्फ उसकी स्पाइन कोर्ड बाहर आ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा सी स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका और अकल्टा। अकल्टा में क्या देखते हैं, उसमें हेयर टफ हेयर देखने को मिलते हैं पीछे। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है बहुत बार स्पाइना अकल्टा में कि हेयर ग्रोथ किस में देखने को मिलता है, वो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में देखने को मिलता है। तो पेशेंट को यदि उस वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, पीछे सेक बना हुआ है, मेनिंजोमाइलोसिल सेक भी देखने को मिलता है बाहर, तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे अपन? प्रोन देंगे, दूसरा है सुपाइन देंगे, तीसरा है साइड लाइन देंगे, चौथा है सेमी फाउलर देंगे। तो इस पेशेंट को पोजीशन देंगे अपन प्रोन पोजीशन देंगे। प्रोन पोजीशन इसलिए देंगे कि पीछे जो सेक है वो रप्चर नहीं हो जाए। हालांकि न्यू बोर्न के अंदर प्रोन पोजीशन है वो अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें सीड्स देखने को मिलता है, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सीड्स बोलते हैं उसको। ये बच्चे के अंदर बीमारी देखने को मिलता है, जो प्रोन पोजीशन में लटाते हैं उस बच्चे के अंदर ये देखते हैं। तो ये प्रोन ही देंगे इस बच्चे को, पर ध्यान रखेंगे कि कहीं उसको सीड्स या फिर उसके डेथ होने की नहीं हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोन पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट हु हैड ए बाउल रिसेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसर्न फॉर ए सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। ये बाउल रिसेक्शन का पेशेंट है जिसमें क्या है कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। क्या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बाउल रिसेक्शन के बाद में? बाउल रिसेक्शन का मतलब है कि उसका जो इंटेस्टाइन है उसका एनास्टमोसिस कर दिया है, मतलब उसको काट के बाहर निकाल दिया है। उसके बाद में उसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? पहला ऑप्शन है डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंट बाउल साउंड। दूसरा ऑप्शन है बोरगमी इज हेयर्ड अपॉन अस्कल्टेशन। तीसरा ऑप्शन है द इनसिजन एज आर पिंक। चौथा तीसरा ऑप्शन है द इनसिजन एज आर पिंक। चौथा ऑप्शन है द पेशेंट रिपोर्ट पेन 4 आउट ऑफ 10। तो बाउल रिसेक्शन के बाद में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंट बाउल साउंड। बिल्कुल राइट आंसर। डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंट बाउल साउंड का मतलब है कि पेशेंट का जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या है कि एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो गया है और बाउल साउंड है वो बिल्कुल अब्सेंट है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बाउल रिसेक्शन सर्जरी का, या फिर अपन गेस्ट्रो सर्जरी का बोल सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। और दूसरा ऑप्शन है बोर्गो बाइमी इज हेयर्ड इज असकल्टेशन। ये हाइपर एक्टिव जब साउंड होती है उसको बोलते हैं, ये बोरगोमी जो साउंड होती है। जैसे इंटेस्टाइन में अपन साउंड सुनते हैं स्टेप लगा के, या फिर नॉर्मल भी अपन हाथ लगा के ऐसे मतलब फील कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो ज्यादा हाइपर एक्टिव जो साउंड हो रही है उसको बोलते हैं बोरगोमी। और थर्ड ऑप्शन है द इनसिजन एज आर पिंक। पिंक इनसिजन है जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उस कंडीशन को नॉर्मल ही बोलते हैं, पिंक कलर का ही होता है वो। तो ये राइट आंसर है, मतलब ये सही है, गलत नहीं है, नॉर्मल है ये तो कंडीशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ये। ऑप्शन डी है द पेशेंट रिपोर्ट पेन 4 आउट ऑफ 10। पेशेंट का जो पेन रिपोर्ट कर रहा है वो 4 आ रहा है 10 में से, तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा इसका अब्सेंट बाउल साउंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी। वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के है। कैल्शियम ग्लूकोनेट है जो कि अपन इसमें देते हैं हाइपर कैलेमिया में देते हैं। पोटेशियम का लेवल यदि बढ़ जाता है तो उसमें एंटीडोट अपन ये देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, और इंसुलिन विथ डेक्सट्रोस वो भी देते हैं, और साल्बुटामोल का निबुलाइजेशन करवाते हैं। तो इंसुलिन किस में देते हैं? जैसे पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसमें इंसुलिन देते हैं। और प्रोटामिन सल्फेट किस में देते हैं? प्रोटामिन सल्फेट देते हैं, एपिरिन का एंटीडोट है। तो वारफेरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन सा है? विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 10 है a 3-year-old child is hospitalized with burn covering his trunk and lower extremity. Which of the following would be thus used to assess adequacy of fluid resuscitation in the burn child? एक burn child बच्चा है 3 साल का जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी और ट्रंक है वो मतलब उसमें बर्न हो गया है। तो ऐसी कौन सी एडिक्वेसी है फ्लूइड रिससिटेशन की?
उसमें देख के अपने को मतलब पता लगा लेंगे कि फ्लूइड इसमें मतलब फुल फिल है बच्चे के अंदर। बच्चा ब्रन का बच्चा है और उसमें क्या है कि ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटी में वो जल गया है, और उसमें कौन सी ऐसी लेवल है या फिर किसका लेवल है जो देख के अपन ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे में फ्लूइड है वो एग्जैक्ट है, मतलब सही है। पहला ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है ब्लड सीरम पोटेशियम लेवल, तीसरा ऑप्शन है यूरिन आउटपुट, चौथा ऑप्शन है पल्स रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होएगा यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट एक रिलायबल बॉडी के फ्लूइड का इंडिकेशन है, या बोल सकते हैं, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यूरिन आउटपुट देख के अपन ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस लेवल कैसा है। यूरिन आउटपुट नॉर्मल होता है 30 ml पर आवर। 30 ml पर आवर यदि यूरिन आ रहा है पेशेंट का तो वो नॉर्मल है। और ब्लड प्रेशर भी देख के अपन बता सकते हैं कि इसका बॉडी का स्टेटस या फ्लूइड का स्टेटस कैसा है। पर ये एक रिलायबल लेवल नहीं है, रिलायबल इंडिकेशन नहीं है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बोल सकते हैं कि इसका फ्लूइड स्टेटस लेवल ज्यादा है, या फिर ब्लड प्रेशर कम है तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ इसका फ्लूइड देना है पेशेंट को। पर ये रिलायबल नहीं है इतना ब्लड प्रेशर। और पल्स रेट है, जो कि फ्लूइड कम होता है तो पल्स रेट बढ़ जाता है, और फ्लूइड ज्यादा होता है तो कभी कम ज्यादा ऐसे ही चलता रहता है, पर ये रिलायबल ये भी नहीं है। एक इसमें देखते हैं सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 3 to 8 mmHg। यदि सीवीपी देख रहे हैं पेशेंट का, सीवीपी भी एग्जैक्ट देख सकते हैं अपन पेशेंट में फ्लूइड यदि चेक करना हो तो सीवीपी का लेवल, और सीवीपी का लेवल बढ़ा हुआ हो तो उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा है पेशेंट के अंदर, और सीवीपी का लेवल कम है तो उसके अंदर ऑब्वियसली अपने को लग जाएगा कि हाँ सीवीपी लेवल कम हो रहा है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल भी कम है। तो बर्न वाले पेशेंट के अंदर यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरिन आउटपुट। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ चीजें सीखने को मिली हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।